खुले मैदान में माइकल आसमान में खूबसूरत रंगों को देख रहा होता है। अचानक एक गोली चलती है और एक महिला की चीख सुनाई देती है। तभी माइकल की नींद खुल जाती है। उस रात माइकल कैसीनो जाता है, जहां वह पिछले 3 महीनों से काम कर रहा है। अब तक उसने पूरे कैसीनो का नक्शा और हर कैमरे की लोकेशन सीख ली है। उसने सभी एम्प्लॉयज से दोस्ती कर ली है, उनके पसंद नापसंद और उनकी डेली रूटीन को समझ लिया है। वह रेगुलर कस्टमर से भी अच्छी तरह परिचित हो गया है। एक अच्छा एम्प्लॉय होने के कारण उसे वीआईपी कस्टमर्स की सेवा करने का मौका भी मिलता है, जिससे कभी कभी उसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन सुनने को मिल जाती है। अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद माइकल अपने चेहरे पर लगाए गए सभी आर्टिफिशियल मेकअप हटा देता है, जिससे उसकी असली पहचान छिपी रहती थी। असल में वह एक ठग है और कैसीनो में अंदरूनी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए काम कर रहा था। उसने डिफरेंट मशीनों और टेबलों में छोटे छोटे गैजेट्स भी लगा दिए हैं। 3 महीने की मेहनत के बाद अब वह पैसे जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक अलग भेष में माइकल कैसीनो में प्रवेश करता है और अपने फोन का इस्तेमाल करके एक छिपे हुए गैजेट को एक्टिव करता है, जिससे शफलिंग मशीन से कार्ड बाहर गिरने लगते हैं। फिर वह एक टेबल पर जाता है जहां वह अपने चुंबकीय डाइस का यूज करता है, क्योंकि उसने पहले ही एक बटन इंस्टॉल किया था जो उसे परिणाम बदलने की अनुमति देता है। इसके बाद वह एक वीआईपी कस्टमर के कमरे में प्रवेश करता है जो बेहोश पड़ा होता है, क्योंकि माइकल ने अपनी शिफ्ट के दौरान उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। कार्ड्स के साथ हुई गड़बड़ी के कारण वीआईपी प्लेयर्स को निजी कमरे में ले जाया जाएगा, इसलिए माइकल इस व्यक्ति का गोल्ड पास और उसके महंगे कपड़े चुरा लेता है। अब माइकल सर्विस एलिवेटर की ओर भागता है और कंट्रोल पैनल में अपनी चिप डाल देता है। जब एक एम्प्लॉय नए कार्ड्स को ले जाते हुए उसे देखता है तो माइकल खो जाने का नाटक करता है और वीआईपी कस्टमर के रूप में कंप्लेंट कराने की कोशिश करता है। एम्प्लॉय उसे सही फ्लोर तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर माइकल अपने फोन का इस्तेमाल करके एलिवेटर को रोक देता है और लाइट्स बंद कर देता है। जब एम्प्लॉय मदद मांगने की कोशिश करता है, माइकल गुप्त रूप से नए कार्ड्स के डिब्बे को अपने डिब्बे से बदल देता है, जिसे उसने पहले ही वहां छिपा दिया था। लास्ट में वह एलिवेटर को फिर से एक्टिव करता है और वीआईपी रूम में प्रवेश करता है, जहां वह मेन टेबल पर एलेक्स के साथ बैठता है। माइकल खास चश्मे पहनता है, जिससे वह उन बदले हुए कार्ड्स पर छपे नंबर देख सकता है जिन्हें उसने अंदर घुसाया था। जब गेम शुरू होता है तो वह हर बार न जीतने का ध्यान रखता है, ताकि किसी को शक न हो और दूसरे प्लेयर्स ज्यादा दांव लगाएं। अचानक माइकल के कार्ड बिना उसकी जानकारी के बदल जाते हैं और वह अब तक जीती हुई सारी रकम दांव पर लगा देता है। दूसरे प्लेयर भी ऐसा ही करते हैं और माइकल खुद को बहुत होशियार समझता है, लेकिन जब वह अपने कार्ड देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वे वही नंबर नहीं होते। तीसरा प्लेयर सारा पैसा जीतकर गेम छोड़ देता है। डाउट होने पर माइकल उसे कॉरिडोर में फॉलो करता है और जबरदस्ती उसका सूटकेस छीन लेता है, लेकिन उसमें सिर्फ रद्दी कागज मिलते हैं। अचानक लाइटें झपकती हैं और उस व्यक्ति का चेहरा बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि वह असली प्लेयर नहीं था और माइकल गलत आदमी के पीछे पड़ा हुआ था। उसी समय गार्ड्स आ जाते हैं और माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि वह एलेक्स को बिना किसी रुकावट के भागते हुए देखता है। इसके बाद माइकल को एक स्टोरेज रूम में एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसे घूंसा मारता है, इससे पहले कि कैसीनो मालिक विक्टर उससे पैसे के बारे में पूछताछ करे। जब माइकल खुद को वीआईपी कस्टमर बताने की कोशिश करता है तो उसे फिर से मारा जाता है। तब वह समझाने की कोशिश करता है कि असली पैसा किसी और ठग ने चुरा लिया है, लेकिन विक्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह उसे 1 हफ्ते का समय देता है पैसे वापस लाने के लिए, वरना भयानक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद माइकल एक ऐसे हवाई जहाज कैसीनो में जाता है जो कहीं दूर एक अननोन प्लेस पर स्थित होता है। वहां गार्ड्स उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन जैसे ही उनके बॉस लियोन माइकल को पुराने दोस्त की तरह स्वागत करते हैं, गार्ड्स पीछे हट जाते हैं। शराब पीते समय माइकल लियोन के गले में एक लॉकेट देखता है, जिस पर वही निशान बना होता है जो एलेक्स के टैटू से मेल खाता है। वह इसके मीनिंग के बारे में पूछता है, लेकिन लियोन पहले माइकल से पूरी घटना सुनना चाहता है। फिर लियोन समझाता है कि कुछ लोग, जैसे कि मेंटल पावर्स वाले साइकिक्स और जादूगर, जन्म से ही अपनी कॉन्शियसनेस में गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। यह उनकी एक स्पेशल मेंटल प्लेस होती है जहां वे सुपरनैचुरल पावर्स का यूज कर सकते हैं। एलेक्स के मामले में ऐसा लगता है कि उसके पास दूसरों की दृष्टि में चीजों को बदलने की पावर्स हैं। इसके बाद लियोन एक किताब निकालता है जिसमें पौराणिक कथाओं के चित्र बने होते हैं। वह बताता है कि इस दुनिया के सभी लोग एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से जुड़े होते हैं और सभी मिथक वहीं से उत्पन्न होते हैं। जिन लोगों के पास स्पेशल पावर्स होती हैं, वे अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की तरह है जो अनंत संभावनाओं और मानवता के संचित ज्ञान तक
पहुंच प्रदान करता है। सामान्य लोग भी इस जगह में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे वहां से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि उनके पास एक स्पेशल ताबीज ना हो जो एक कंपास की तरह काम करता है। माइकल को यह सब मजाक लगता है, इसलिए वह हंसने लगता है। यह देखकर लियोन गुस्सा हो जाता है और उसे एक किताब देता है जिसमें उन लोगों की लिस्ट होती है जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं। लियोन माइकल से कहता है कि वह एलेक्स को अकेले ढूंढे। अगले दिन एलेक्स गॉर्डन से मिलता है और उसे चोरी किए हुए पैसे दे देता है। तब गॉर्डन एक कंपास निकालता है और एलेक्स से मैजिक डोर का यूज करना सिखाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे गॉर्डन के साथ काम करना पसंद है और वह उसे वहां खोना नहीं चाहता। गॉर्डन को वहां जाने के लिए एक ऐसे साथी की जरूरत होगी जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सके। दूसरी ओर माइकल लियोन से लिस्ट में मौजूद लोगों के बारे में पूछता है। लियोन शपथ लेता है कि वे सभी असली हैं क्योंकि उसने खुद उनकी पावर्स देखी हैं। तभी माइकल के दिमाग में एक योजना आती है। वो पैसे वापस पाने के लिए उन लोगों को काम पर रख सकता है जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं और वे कैसीनो को हरा सकते हैं। सबसे पहले वह एरिक से मिलता है जो एक अमीर लड़का है और टेलीकिनेसिस दिमाग से चीजों को हिलाने की पावर रखता है, लेकिन काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। फिर वह टोनी से मिलता है जो एक टैक्सी ड्राइवर है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकता है। आमतौर पर वह छोटी मोटी शरारतें करता है, जैसे टैक्सी के मीटर को तेज चलाना, ट्रैफिक लाइट्स बदलना या पुलिस कार के सायरन चालू करना। माइकल दोनों से मिलता है और आसानी से उन्हें एक खास टीम में शामिल होने के लिए मना लेता है, जिससे वे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद टीम में केविन शामिल होता है जो एक हिप्नोटिस्ट सम्मोहन विशेषज्ञ बाकुनिन है। उसके माता पिता ने उसे एक मानसिक अस्पताल में एडमिट करवा दिया था। वहां के डॉक्टर उससे बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि वह लोगों को हिप्नोटाइज करके उनका डिप्रेशन ठीक कर देता है। माइकल उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है और उसे वहां से भागने के लिए मना लेता है। जब एक नर्स उन्हें भागते हुए देखती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है तो एरिक अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके बाकी मरीजों को उकसाता है, जिससे वे बेहतर जीवन सुविधाओं की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। मरीजों की भीड़ नर्सों का रास्ता रोक लेती है और इस दौरान टोनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एम्बुलेंस चुरा लेता है और क्रॉसिंग गेट खोल देता है। इस तरह पूरी टीम सफलतापूर्वक भाग निकलती है। अगले दिन वे अपनी पावर्स का यूज करके कैसीनो में धोखाधड़ी करने का अभ्यास करते हैं और गुप्त इशारों के जरिए एक दूसरे से संवाद करने के तरीके सीखते हैं। एरिक अपने टेलीकिनेसिस से पासों डाइस को हिलाएगा और उसकी अवचेतन दुनिया में वह खुद पासों को हाथ से घुमाते हुए दिखाई देता है। केविन कर्मचारियों या अन्य खिलाड़ियों को सम्मोहित करेगा और उसकी अवचेतन दुनिया में वह एक बर्फ की मूर्ति को नियंत्रित करता दिखता है। अंत में टोनी को सुरक्षा कैमरों से निपटना होगा। जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसकी अवचेतन दुनिया एक तूफान जैसी दिखती है जिसमें उसके चारों ओर चिप्स, कैसीनो टोकन उड़ रहे होते हैं। वे लियोन के लोगों के साथ कुछ गेम खेलते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही स्थिति बेकाबू हो जाती है। केविन गलती से एक एम्प्लॉई को टेम्पोरेरी अंधा कर देता है और लियोन का एक कस्टमर जब हारता है तो घबराकर बंदूक निकाल लेता है। टोनी डर जाता है और गलती से कैमरों का शॉर्ट सर्किट कर देता है। माइकल दौड़कर गुस्साए कस्टमर को काबू में करता है और उसे शांत करता है। अगले दिन माइकल एक अंतिम संस्कार में जाता है जहां कई दुखी महिलाएं वेरोनिका को घेरकर उससे मदद की भीख मांग रही होती हैं। तभी पास में एक कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ काले कपड़ों में आदमी बाहर निकलते हैं। वेरोनिका डरकर भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में अपने हेडफोन गिरा देती है, जिन्हें माइकल उठा लेता है। थोड़ी देर बाद जब दूसरी कार में कुछ रहस्यमयी लोग आते हैं तो वेरोनिका एक सुनसान बिल्डिंग में छिप जाती है और उनके चले जाने का इंतजार करती है। फिर माइकल उसे उसके हेडफोन लौटाता है और कहता है कि वह उन आदमियों में से नहीं है। वेरोनिका बिना कुछ कहे जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसका पीछा करता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। हालांकि वेरोनिका लोगों के मन पढ़ सकती है और कहती है कि उसे माइकल के प्लान्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी उनमें से एक आदमी उन्हें ढूंढ लेता है और माइकल उसे रोककर वेरोनिका को भागने का मौका देता है। बाकी लोग उसे एक गली में घेर लेते हैं, लेकिन तभी माइकल छत से कूदकर उनकी मदद करता है और वे दोनों भाग निकलते हैं। अगले दिन गॉर्डन एलेक्स के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। एक हिप्नोटिस्ट उसे ढूंढ लेता है और तुरंत उसे सबकॉन्शियस की दुनिया में भेज देता है, जहां अब गॉर्डन के पास किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करने की पावर्स होती है। जब गॉर्डन असल दुनिया में बेहोश पड़ा होता है तो वह अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से एक सड़क पर पेंटिंग बना रहे कलाकार को कंट्रोल करता है और उससे एक मशहूर पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनवाता है। फिर गॉर्डन एक म्यूजियम एम्प्लॉय को कंट्रोल करके असली पेंटिंग को नकली से बदलवा देता है, जिसे दूसरे म्यूजियम में भेजा जाना था। जब नकली पेंटिंग को वैन में लाद कर ले जाया जाता है तब गॉर्डन होश में आता है और असली मशहूर पेंटिंग को उस कलाकार से कुछ पैसों में खरीद लेता है, जो यह समझ ही नहीं पाता कि असल में हुआ क्या था।
उन लोगों में से कोई भी जिसे गॉर्डन ने कंट्रोल किया था याद नहीं रखता कि उनके साथ क्या हुआ था। दूसरी ओर माइकल वेरोनिका को बाकी टीम से मिलवाता है और बताता है कि वह न केवल दूसरों के दिमाग पढ़ सकती है बल्कि उन्हें बदल भी कर सकती है। अब वह खेल के दौरान माइकल के इंस्ट्रक्शन बाकी टीम तक पहुंचाएगी। स्टडी के लिए माइकल उसे अपनी सबकॉन्शियस दुनिया में जाने के लिए कहता है, जो एक अजीब लेकिन खूबसूरत जंगल जैसा दिखता है। फिर माइकल एरिक के बारे में सोचता है कि वह शहर की बड़ी घंटी को हिला दे। वेरोनिका ये मैसेज एरिक के दिमाग तक पहुंचाती है और एरिक तुरंत घंटी बजा देता है। इसके बाद माइकल चाहता है कि दो लोग दौड़ते हुए मदद के लिए चिल्लाएं, तो वेरोनिका ये मैसेज केविन को भेजती है, जो इसे तुरंत अंजाम देता है। फिर टोनी को ऑर्डर दिया जाता है कि वह पूरे इलाके की ज्यादातर लाइट्स को शॉर्ट सर्किट कर दे, जिससे लोग डर जाए और सभी पक्षी उड़ने लगे। आखिर में माइकल वेरोनिका को बताता है कि वह सड़क पर मौजूद लोगों के दिमाग में यह डाल दे कि भूकंप आने वाला है। जब वेरोनिका यह मैसेज सभी के दिमाग में डालती है और बाकी टीम अपनी पावर से अजीब घटनाएं घटाती है, तो लोग वास्तव में यह मानने लगते हैं कि भूकंप आ रहा है। सभी घबराकर भाग जाते हैं और अंत में वहां सिर्फ माइकल की टीम बचती है। इसके बाद माइकल एक रेस्तरां से कुछ ड्रिंक्स चुराते हुए अपनी प्लान्स बताता है। वे सभी नकली पहचान के साथ कैसीनो में एंट्री करेंगे और उनमें से हर कोई अलग अलग समय पर पहुंचेगा, सिवाय वेरोनिका के, जो माइकल की मंगेतर बनने का नाटक करेगी। इसका मतलब है कि उन्हें शानदार कपड़े खरीदने और मेकओवर के लिए स्टाइलिस्ट के पास जाने की जरूरत होगी। अब उनके पास केवल 2 दिन बचे हैं। आखिरकार टीम कैसीनो में पहुंचती है। माइकल खेलना शुरू करता है, जबकि वेरोनिका एक शांत और शोपीस पत्नी का किरदार निभाती है, ताकि वह आसानी से मैसेजेस को एक्सचेंज कर सके। टोनी स्लॉट मशीनों पर खेलते हुए कैमरों को कंट्रोल करता है और साथ ही मशीनों को भी हैक कर रहा होता है। एरिक माइकल के ओपोनेंट्स में से एक है, लेकिन वह जानबूझकर हार रहा है ताकि माइकल जीत सके। जब माइकल इस टेबल पर काफी पैसा जीत लेता है, तो वह और वेरोनिका दूसरी टेबल पर चले जाते हैं, जहां केविन एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा होता है। शुरुआत में योजना पूरी तरह से सही चलती है, लेकिन एरिक ज्यादा शराब पी लेता है और हारने से ऊब जाता है। वह रूलेट टेबल में छेड़छाड़ कर खुद भी पैसे जीतने लगता है। साथ ही वह माइकल से जोर से बात करने लगता है। स्लॉट मशीनों पर टोनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक साथ कई मशीनों को कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर गार्ड्स को शक हो जाता है और वे एरिक और टोनी को पकड़कर उन्हें बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे उन्हें लिफ्ट में डालने वाले होते हैं, बाकी टीम वहां पहले से मौजूद होती है। केविन गार्ड्स को सम्मोहित कर देता है, जिससे वे चले जाते हैं और टीम लिफ्ट के अंदर छिपकर एक आपातकालीन मीटिंग करती है। माइकल उन्हें डांटता है और समझाता है कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें धोखाधड़ी के लिए मार दिया जाएगा। इसके बाद टीम माइकल के इंस्ट्रक्शंस का सख्ती से पालन करने पर सहमत हो जाती है और वे आखिरी टेबल पर पहुंचते हैं। माइकल अपने सारे पैसे दांव पर लगा देता है, जबकि टोनी कैमरों को कंट्रोल करता है, केविन एम्प्लॉइज को संभालता है और एरिक पासों को कंट्रोल करता है। प्लान पूरी तरह सफल होती है और माइकल $10 मिलियन जीत जाता है। इसके बाद पूरी टीम बीच पर जश्न मनाने के लिए जाती है, जहां वे अलाव जलाकर शराब पीते हैं। हालांकि वेरोनिका सबसे अलग बैठी रहती है। माइकल उसके पास जाता है और सुझाव देता है कि वे कुछ और बार साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ताकि और पैसा कमाया जा सके, लेकिन वेरोनिका इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। इस पर दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है और वे एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं। इसी बीच एलेक्स गॉर्डन के साथ डिनर कर रहा होता है और उसे बताता है कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग रोकनी होगी। एलेक्स जोर देकर कहता है कि गॉर्डन को तब तक और कुछ नहीं सिखाया जा सकता जब तक वह किसी पर भरोसा करने योग्य पार्टनर नहीं ढूंढ लेता। फिर गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है तो एलेक्स उसे नई टीम के बारे में बताता है। गॉर्डन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वह बताता है कि उन्हें इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना होगा। अगली सुबह टीम सड़क पर सफर कर रही होती है, जब अचानक एक एसयूवी उनका पीछा करने लगती है। जब वह रहस्यमयी गाड़ी उनके आगे आ जाती है, टोनी उसे चकमा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दूसरी एसयूवी भी पीछा करने लगती है। कुछ ही मिनटों में एसयूवी उनकी कार को चारों तरफ से घेर लेती है और टोनी को बीच सड़क पर गाड़ी रोकनी पड़ती है। विक्टर अपने आदमियों के साथ बाहर आता है, जो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं। माइकल समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास पैसे हैं, लेकिन अब विक्टर को उनके पैसों से ज्यादा उनकी पावर्स में इंटरेस्टेड है, क्योंकि माइकल के पास कोई पावर्स नहीं है। उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाता है और गोली मार दी जाती है, जिससे उसका शरीर नीचे जंगल में लुढ़क जाता है। टीम यह देखकर टूट जाती है और वे अपने सबकॉन्शियस की दुनिया में जाकर शोक मनाने लगते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि यह सब एक चाल है। माइकल सही सलामत है और उसे गॉर्डन के पास ले जाया जाता है, जो दरअसल उसका पिता निकलता है। गॉर्डन अपने बेटे के हाथों की रस्सियां खोलता है और माइकल यह देखकर दंग रह जाता है कि उसके पिता ही इस सब के पीछे थे। जब वह गॉर्डन से जवाब मांगता है तो गॉर्डन इशारा करता है
कि माइकल ने उसे 10 साल से नजरअंदाज किया है और यह उसे वापस लाने का एकमात्र तरीका था। वो यह भी याद दिलाता है कि जब माइकल छोटा था तब वे दोनों एक जादुई दरवाजे को खोजने का सपना देखते थे और अब गॉर्डन को पता है कि वह दरवाजा कहाँ है। कुछ समय बाद विक्टर के कैसीनो में टोनी, केविन और एरिक को फोर्सिबली एम्प्लॉइज के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वे कस्टमर्स को हारने पर मजबूर कर सकें। एक दिन जब वे अपने कमरों में लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके बाथरूम में एक प्लम्बर काम कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि माइकल होता है जो भेष बदल कर आया है। वह देखता है कि वेरोनिका वहां नहीं है तो वह बाकी टीम से उसके बारे में पूछता है। वे बताते हैं कि वेरोनिका ने विक्टर के लिए काम करने से इनकार कर दिया था और तब से वह कोमा में है। उसने माइकल की मौत देखने के बाद से अपने सबकॉन्शियस की दुनिया को नहीं छोड़ा है। उस रात कैसीनो की टेबल्स के ऊपर की लाइटें झपकने लगती हैं, जबकि लड़के विक्टर को घेर कर घोषणा करते हैं कि वे नौकरी छोड़ रहे हैं। गार्ड्स तुरंत उन्हें पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और दरवाजे की निगरानी के लिए एक नए गार्ड को छोड़ देते हैं, जिसे यह एहसास नहीं होता कि वह गार्ड भी माइकल ही है। माइकल अपने दोस्तों को छुड़ाता है और फिर अपने कैसीनो के नॉलेज का यूज करके एक प्लान बनाता है। केविन एक गार्ड को हिप्नोटाइज कर उससे इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर की कार्ड इस्तेमाल करवाता है, जबकि माइकल एक चुराई हुई चाबी का इस्तेमाल कर लिफ्ट को बेसमेंट में फंसा देता है।